Hi, today we are going to learn serializable schedule, equivalence and serializability. तो serializable schedule क्या होता है? इन केस कोई schedule S है और इसने T1, T2 अप टू Tn ट्रांजेक्शन जो है शेड्यूल किया है कि इस सीक्वेंस में किसी सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट करेंगे। और आपने क्या किया, ये एक इक्विवेलेंट एस डैश आपने शेड्यूल क्रिएट किया सेम ट्रांजेक्शन से और कुछ और शेड्यूल आपने बना दिया। फॉर एग्जांपल आपने T4 पहले बना दिया, फिर T3 बनाया और ऐसे करके Tn सारे ट्रांजेक्शन आपने इंक्लूड कर दिए। तो क्या होगा, S इज सीरियलाइजेबल इफ इट इज इक्विवेलेंट टू S डैश ऑफ द सेम एंड ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो S तब सीरियलाइजेबल होगा जब ये इक्विवेलेंट होगा S डैश के। ऐसे ही ये तो सीरियल आपका ट्रांजेक्शन था। नॉन सीरियल ट्रांजेक्शन में भी ये रूल लागू हो सकता है कि अगर वो इंटरलिविंग आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं और आपने इक्विवेलेंट टू शेड्यूल्स आपने जनरेट किए तो वो सीरियलाइजेबल शेड्यूल होगा। अब शेड्यूल्स इक्विवेलेंस क्या होते हैं? शेड्यूल इक्विवेलेंस में टू डिफरेंट शेड्यूल्स में प्रोड्यूस द सेम फाइनल स्टेट ऑफ द डेटाबेस। सच शेड्यूल्स आर नोन एज रिजल्ट इक्विवेलेंट। अच्छा, फाइनल स्टेट का क्या मीनिंग है? इन केस आपका डेटाबेस है, फॉर एग्जांपल आपका टेबल फॉर्मेट में है और कोई ए का अकाउंट है और बी का अकाउंट है। इसका अकाउंट आपने 100 मान लो और बी का भी 100 था। तो आफ्टर सम ट्रांजेक्शन T1 और T2 ट्रांजेक्शन के बाद अकाउंट जो है ए ने बी को 50 रुपीज ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, इस दोनों ट्रांजेक्शन में तो ए की क्या होगी वैल्यू 50 और बी की वैल्यू हो जाएगी 150। ए पहले भी 200 था, दोनों का सम ए प्लस बी और आफ्टर ट्रांजेक्शन T1 T2 भी वो 200 है। तो इट्स मीन जो है वो कंसिस्टेंट डेटाबेस है। और शेड्यूल इक्विवेलेंस में क्या मीनिंग है कि जब आप T1 और T2 अगर आपने S कोई शेड्यूल लिया जिसमें T1 पहले परफॉर्म किया फिर T2 परफॉर्म किया, फिर देयर इज S डैश आपने शेड्यूल लिया जिसमें आपने कहा कि नहीं T2 पहले परफॉर्म कर लेते हैं फिर T1 परफॉर्म कर लेते हैं, और S डैश सेम जो है डेटाबेस को रिप्रेजेंट करें, जो वैल्यू है आपका सेम स्टेट को अगर रिप्रेजेंट करें तो देन S और S डैश आपका क्या होंगे, इक्विवेलेंस होंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंस जरूरी नहीं कि हमेशा वो एग्जिस्ट करें। तो एग्जिस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपने एक ट्रांजेक्शन S1 है, ठीक है, और उसमें हमने क्या किया कि रीड कोई ऑपरेशन X लिया और उस X को आपने 100 से इंक्रीज कर दिया, उस अकाउंट में 100 रुपीज के, और फिर उसको अपडेट कर दिया राइट ऑपरेशन से। मैंने राइट ऑपरेशन को W से रिप्रेजेंट किया है और रीड को R से। और देयर इज अनदर शेड्यूल S2 जिसमें इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मान लो X रीड किया और फिर X को आपने 2 मल्टीप्लाई बाई X कर दिया, फिर राइट X किया। अगर ये दोनों देखें, दोनों S1 और S2 को, अगर X की वैल्यू 100 थी स्टार्टिंग में तो इसमें अपडेट करने के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी 200, और इसमें X की वैल्यू अगर 100 थी बट इसमें जो ऑपरेशन हुआ मल्टीप्लीकेशन का तो इसमें भी 200 हो गई, बट बोथ आर नॉट इक्विवेलेंट। इन दिस केस वो इक्विवेलेंट नहीं होंगे, उसमें ऑपरेशन भी सेम होना चाहिए। तो मोस्ट कॉमनली यूज शेड्यूल इक्विवेलेंस आर कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस एंड व्यू इक्विवेलेंस। तो कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस जो है दैट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी और व्यू इक्विवेलेंस जो है लीड्स टू व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। तो कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस क्या होता है कि इफ शेड्यूल S कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ शेड्यूल S डैश बाय परफॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ स्वैप्स ऑफ नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन, द S एंड S डैश आर कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस। अच्छा, इसको हम कैसे देख सकते हैं? नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन, तो कॉन्फ्लिक्ट कब एग्जिस्ट करता है? इन केस आपका T1 कोई ट्रांजेक्शन है और T2 ट्रांजेक्शन है, ठीक है, और
इसमें आपने रीड ए किया और इसमें भी रीड ए किया, तो क्या इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट अकर करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि दोनों रीड का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अगर T1 और T2 में एक रीड करे दूसरा राइट करे, तब क्या कॉन्फ्लिक्ट अकर करेगा? तो बिल्कुल करेगा, यहां आपका कॉन्फ्लिक्ट अकर करेगा। इट्स मीन two operation in a schedule are said to conflict if they belong to different transaction and access the same data item and at least one of them is the right operation। तो अगर इनमें से अगर टू ट्रांजेक्शन जो है सेम डेटा आइटम ए, जैसे यहाँ ए को एक्सेस कर रहे हैं और उसमें से कोई एक राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो वहां पे क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट अकर करेगा। और कॉन्फ्लिक्ट कैसे अकर करेगा? एग्जाम्पल ले लेते हैं। T1 और T2 है, मान लो ए की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? 100। ए के अकाउंट में 100 रुपीज थे, तो इसने रीड कर लिया पहले T1 ने, तो इसने 100 रीड कर लिया और फिर जब इसने अपडेट किया, मान लो 10 रुपीज से अपडेट कर रहा है, तो ये क्या अब वैल्यू हो जाएगी? 110। तो फाइनल जो डेटाबेस अपडेट होगा वो कितनी वैल्यू अपडेट करेगा? 110। ठीक है। बट इन केस आपका राइट ऑपरेशन है और फिर रीड ऑपरेशन कर दें ना, इसमें हम स्वैप परफॉर्म कर लें क्योंकि बोथ आर आइसोलेशन, तो ये क्या करेगा? 110 होगा, और जबकि ये रीड क्या कर लेगा? 110। ये 110 पहले हो जाएगा क्योंकि राइट ऑपरेशन हमने अज्यूम किया है कि ये 10 वैल्यू से इंक्रीज कर रही है, और ये रीड क्या करेगा? 110। तो ऑब्वियसली देयर इज कॉन्फ्लिक्ट। तो ऑपरेशन में कॉन्फ्लिक्ट तभी होगा जब वो सेम डेटा आइटम को एक्सेस करेंगे और उनमें से कोई एक आइटम जो है राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। दोनों भी राइट हो सकते हैं, तब भी कॉन्फ्लिक्ट अकर करेगा। तो नॉन सीरियल शेड्यूल में ही कॉन्फ्लिक्ट अकर करेगा, सीरियल शेड्यूल में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट अकर नहीं करेगा। और उसका रीजन क्या है? इन केस T1 कोई ट्रांजेक्शन है जिसमें आपने रीड ए किया फिर राइट ए किया, ठीक है, फिर T2 ट्रांजेक्शन है, इसमें भी रीड ए किया और फिर राइट ए किया। तो जब T1 कंप्लीट हो गया फिर आपने T2 स्टार्ट किया, तो सीरियली आपने इसे शेड्यूल किया है, तो ऑब्वियसली ये कंसिस्टेंट डेटाबेस को करेगा क्योंकि एक बार इससे डेटाबेस अपडेट होगा, दूसरी बार इससे डेटाबेस अपडेट होगा, तो ये हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर यही ट्रांजेक्शन T1 और T2 नॉन सीरियल कर दें कि पहले रीड ए ऑपरेशन परफॉर्म हो, फिर T2 भी रीड ए करे, फिर T1 उसको राइट कर दे, फिर T2 भी राइट कर दे, तो इसमें जो है आपका कॉन्फ्लिक्ट अकर करेगा। ठीक है, क्योंकि यहां अपडेशन टू डिफरेंट टाइम पे हो रहे हैं, उसके बाद रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो यहां पे आपका कॉन्फ्लिक्ट अकर करेगा। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट तब भी अकर नहीं करेगा जब एक ए है, ठीक है, एक ए है, अगर दूसरा राइट आपने बी पे कर दिया, हाँ, जब सेम पे किया था तब तो कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन अगर डिफरेंट आइटम है तो कॉन्फ्लिक्ट अकर नहीं करेगा। तो जहां कॉन्फ्लिक्ट अकर नहीं करेगा हम उनके इंस्ट्रक्शन को स्वैप कर सकते हैं। अब स्वैप करने की मीनिंग क्या है? इन केस आपने T1 ट्रांजेक्शन लिया और T2 ट्रांजेक्शन लिया, T1 में आपने लिखा रीड ए फिर राइट ए किया, फिर T2 में भी रीड ए और राइट ए किया, फिर T1 ने क्या किया? रीड बी किया और राइट बी किया, और फिर इसमें भी रीड बी और राइट बी कर दिया आपने T2 में भी। तो इसमें अगर आप देखें यहाँ कॉन्फ्लिक्ट अकर कर रहा है क्योंकि सेम डेटा आइटम पे ये राइट ए कर रहा है फिर ये रीड कर दे रहा है, तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट अकर कर सकता है। ऐसे यहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट अकर कर सकता है अगर हम इसको इक्विवेलेंट सीरियल में किसी तरीके से हम कन्वर्ट कर सकें, मतलब पहले ए पे रीड और राइट हो जाए फिर बी पे रीड और राइट हो जाए, ठीक है, और उसके बाद T2 इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो कि T2 जो है रीड ए करे फिर राइट ए करे, फिर बी पे भी रीड ए करे और बी पे भी राइट बी करे, तो हम देखेंगे कि ये जो है कॉन्फ्लिक्ट अकर नहीं कर रहा है। तो ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये दोनों, इसको हमने इसको ऊपर स्वैप कर दें और इसको नीचे स्वैप कर लें, तो कॉन्फ्लिक्ट अकर नहीं करेगा। ठीक है, सो दिस, तो इस में क्या होगा
कि ये इक्विवेलेंट हो जाएगा किसी शेड्यूल के, इस शेड्यूल के इक्विवेलेंट है। अगर मान लो ये शेड्यूल आपका S1 है, ये S2 है, तो बोथ आर इक्विवेलेंट इन दिस केस। तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में हम क्या करते हैं, जो इंटरलीव इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, उसको हम इस तरीके से स्वैप करते हैं ताकि वो लगे कि वो सीरियली एग्जीक्यूट कर रहे हैं और हर एक ट्रांजैक्शन को लगे कि वो आइसोलेशन अचीव कर रहा है। सो देन उसको क्या कहेंगे हम, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, ठीक है। तो ऐसे ही आप जो है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल क्या होगा, अ शेड्यूल विच इज कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू सम सीरियल शेड्यूल इज नोन एज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। तो जहां भी कॉन्फ्लिक्ट आपका रहे, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट आपको लग रहा है, तो उसको इस तरीके से स्वैप करें ताकि वो लगे कि वो नॉन कॉन्फ्लिक्ट है और सेम रिजल्ट वो जो है डिस्प्ले कर रहा है एज अ सीरियल शेड्यूलिंग में। सो दिस इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। थैंक यू।